नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देश हित। देखते हैं आज की कवर स्टोरी। जी हां, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप भी अपने आराध्य के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी जाहिर तौर पर कर रहे होंगे। आप बिना डर के, बगैर किसी संकोच के मंदिर गए होंगे, घर में पूजा कर रहे होंगे। लेकिन एक जगह है जहां पर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। यह जगह है बांग्लादेश। जन्माष्टमी के दिन को भी कट्टरपंथियों ने नहीं बख्शा है। बांग्लादेश के एक कृष्ण मंदिर पर हमला कर दिया। आज बांग्लादेश से जो तस्वीरें आई हैं वो हर कृष्ण भक्त को परेशान कर देंगी। मंदिर में भक्तों की कतार है। देश में हर कृष्ण मंदिर आज सजे हुए हैं। घरों मंदिरों में कान्हा जन्म की पूरी तैयारी है, लेकिन एक मंदिर से कान्हा ही अदृश्य हो गया। जन्माष्टमी के दिन ही नंदलाल भक्तों को दर्शन नहीं दे पाएंगे। ये तस्वीर आई है बांग्लादेश से, जहां कट्टरपंथियों ने जन्माष्टमी के दिन ही कृष्ण मंदिर पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के पंचागढ़ जिले के महामिलन विष्णु मंदिर पर कट्टरपंथियों ने डाका डाला है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि मंदिर के गर्भगृह से कट्टरपंथी क्या क्या चुरा ले गए। पहली तस्वीर पुरानी है, जिसमें राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में राधा कृष्ण नहीं है। नीचे की तरफ कई छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो पीतल की बनी हुई हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर से वो मूर्तियां गायब हैं। कट्टरपंथी डकैतों ने मंदिर की मूर्तियों पर ही हाथ साफ कर दिया, साथ ही दान पेटी को भी अपने साथ ले गए। बांग्लादेश में जन्माष्टमी के दिन भी हिंदुओं के बीच में डर और दहशत है। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले पंचागढ़ जिले में राधा कृष्ण मंदिर पर अटैक होता है। यह अटैक बताता है कि कट्टरपंथी हिंदुओं को उनका त्योहार, रीति रिवाज और संस्कार नहीं मनाने देंगे। बार बार अटैक बताते हैं कि कट्टरपंथियों को बांग्लादेश में ना तो अंतरिम सरकार से और ना ही कानून व्यवस्था से खौफ है। बांग्लादेश के मंदिर में कट्टरपंथियों के डकैती की तस्वीरें देखकर पिछले दिनों बांग्लादेश के अलग अलग मंदिरों पर हुए हमले की खौफनाक तस्वीरें याद आ गई। ढाका से 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर में कट्टरपंथियों ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर को जला दिया। भगवान जगन्नाथ के विग्रह को भी नुकसान पहुंचाया। कट्टरपंथियों की योजना मंदिर पर हमला करके सब कुछ जलाकर खाक करने की थी, लेकिन भक्त अपने भगवान को किसी तरह बचाकर निकलने में कामयाब हो गए और अब छिपकर भगवान की सुरक्षा कर रहे हैं। पंचागढ़ की तस्वीरें देखकर पिछले दिनों बांग्लादेश के कुश्तिया के काली मंदिर की कहानी भी याद आ गई, जब कट्टरपंथियों ने मंदिर के अंदर रखी काली मूर्ति को ही खंडित कर दिया था। ये सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आ सकी हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में तो और भी बुरा हाल है। वहां के मंदिरों पर हमले की तस्वीरें तक नहीं। मंदिर तो छोड़िए, गांव से हिंदू ही पलायन कर रहे हैं। फ्यूचर मुझे अभी भी सेफ नहीं दिख रहा है, बिकॉज बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनकी फ्यूचर अभी भी सेफ नहीं है। वी आर स्टिल इन सम डेंजर स्टिल। कंट्री में बहुत हिंदू दुकान है, कुछ जगह में कुछ वायलेंस होती है, उनको दुकान पर हमला हुआ एंड माल लूट लिया। आप तो या कुछ ठंडा हुआ, बट एनी टाइम इट कैन बी ऑकर्ड। ये आग बता रही है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंदुओं से नफरत अभी शांत नहीं हुई। कट्टरपंथी हिंदुओं के निशान मिटाने पर तुले हैं। ठाकुरगांव जिले के हरिहरपुर गांव में एक हिंदू की झोपड़ी में आग लगा दी गई। इस गांव में पहले भी कई हिंदुओं के घर जलाए जा चुके हैं। बांग्लादेश में इन हालातों के बीच में हिंदू घुट घुट कर जीने को मजबूर है। हालात ये हैं कि जन्माष्टमी के दिन संगीत का आयोजन तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना जाने कहां शोर मचाएं और ये कट्टरपंथी हमला कर दें और चंद मिनटों में जिंदगी खत्म हो जाए। हालात ऐसे हैं कि ढाका शहर में जहां सुरक्षा है, वहां सुरक्षा के साये के बीच में जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है। बाकी ढाका शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिर अब तक असुरक्षित हैं। असल में बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते हैं कि वहां से हिंदू, उनके मंदिरों और मूर्तियों समेत सारे नामो निशान मिटा दिए जाएं, ताकि कुछ समय बाद दुनिया भूल जाए कि बांग्लादेश में कभी हिंदू भी रहते थे।
हालांकि सीमा पर बैठे हिंदू हार मानने को तैयार नहीं। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में मौजूद हिंदुओं का संघर्ष लगातार जारी है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका, बांग्लादेश। ढाका के मंदिरों में हिंदू जन्माष्टमी मना सके इसके लिए सुरक्षा बलों को लगाना पड़ा है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं मंदिर के बाहर। बांग्लादेश में जन्माष्टमी में वो रौनक नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। वजह है कट्टरपंथी जो हिंदू मंदिरों को टारगेट करके हमला कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर बांग्लादेशी हिंदू भी अपने घरों से बाहर निकलने से बेहद डर रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता बांग्लादेश के मंदिरों में और हिंदू मोहल्लों से जो रिपोर्ट भेज रहे हैं उसे आपको भी देखना चाहिए। दरअसल वहां के हिंदुओं को कट्टरपंथियों से डर नहीं बल्कि कट्टरपंथियों को श्री कृष्ण का डर है और जिसे डर होता है हमला वही करता है। बांग्लादेश में बंदूकों के साए में बन रही है जन्माष्टमी। बांग्लादेश में जोर से नहीं धीमे से कहो जय कन्हैया लाल की। हरे राम 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 हरे हरे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हर साल जैसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक इस बार नहीं दिख रही है। जय कन्हैया लाल की कहने वाले भी इस बार मंदिरों में कम हैं। डर, दहशत और हमले की आशंका से सहमे बांग्लादेश के हिंदू अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाने को एकजुट हुए। ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर के परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा इसीलिए हो पाई क्योंकि मंदिर परिसर के बाहर हथियारबंद पुलिस के जवान मुस्तैद थे। दंगाइयों को रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद बांग्लादेशी हिंदुओं को अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं था, इसलिए मंदिर में पूजा के दौरान कई कुर्सियां खाली थी। हर साल इस मंदिर में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन इस बार मंदिर में गिनती के ही हिंदू पहुंचे। बवाल और बवाल के बीच में अष्टमी का आयोजन शुरू हो गया है। हिंदू हार नहीं मान रहे हैं कट्टरपंथियों के बीच में और जन्माष्टमी जो सबसे बड़ा त्योहार है उसको मनाने के लिए तैयार है। ये भव्य और दिव्य अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार सिर्फ मंत्रोच्चारण होगा, कोई बड़ा संगीत का आयोजन नहीं होगा, रोड शो नहीं होगा। कम तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और जन्माष्टमी का आयोजन यहाँ पर शुरू हो गया है। मंदिर में ना तो कोई संगीत कार्यक्रम हुआ और ना ही सड़क पर कोई शोभा यात्रा निकली। ढाका के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में भी कृष्ण भक्तों ने कट्टरपंथियों को चुनौती दी। वहां सैकड़ों की संख्या में कृष्ण भक्त नंदलाल का जन्मोत्सव मनाने पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की आस्था कट्टरपंथियों के डर पर भारी बढ़ गई। मंदिर में हिंदू महिलाएं थी, बच्चियां थी और बुजुर्ग भी थे। सभी की जुबान पर हरे रामा हरे कृष्णा था। ये मेरे पीछे भीड़ ये बता रही है कि हिंदुओं का आज कितना बड़ा त्योहार है। ये सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल से जी मीडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है। हिंदुओं में भय के बावजूद वो अपने त्योहार को तो मनाएंगे और कहीं सन्नाटा है तो जहाँ सुरक्षा है वहाँ सेलिब्रेशन आपको बड़े स्तर पर देखा जाए। भगवान जगन्नाथ है, भगवान कृष्ण है। हे कृष्ण ये संकट हरो, यही हिंदू इस वक्त कह रहे हैं और बांग्लादेश में अमन शांति चैन बना रहे। इस अष्टमी पर जो अड़चन है सेलिब्रेशन में वो अब कभी ना आए। ये शायद कृष्ण भक्ति का ही कमाल था कि इस्कॉन मंदिर में आने वाले कृष्ण भक्तों के चेहरे से डर गायब था। मंदिरों के बाहर सुरक्षा थी, इसीलिए श्रद्धालु भी आ पाए। लेकिन ढाका के हिंदू मोहल्लों में वैसी रौनक नहीं दिखी जैसी इससे पहले दिखती थी। थोड़ा उन लोगों को कोई टेंशन है कि रास्ता में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहा है, थोड़ा क्लैश वायलेंस हो रहा है, इसलिए थोड़ा टेंशन है मंदिर में आना। जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्त अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन ढाका के हिंदू मोहल्ले में लोग अपने घरों को सजाने से डर रहे थे। देश में हिंदू लगातार हिंसा का शिकार है और हम हिंदुओं से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उनका त्योहार है। यहाँ पर अंदर यहाँ हम देखेंगे हिंदू बस्ती है और हिंदू रहते हैं बातचीत के जरिए कि आखिरकार वो अष्टमी का त्योहार कैसे मना रहे हैं। ये अंदर तक जाएंगे और हम अंदर की बात हिंदुओं से निकाल कर लेकर आएंगे और उन्हें क्या अड़चन है, उनकी क्या सिचुएशन है अष्टमी मनाने को लेकर, वो हम बातचीत के जरिए जानेंगे। कोई है भाई साहब?
अभी खूब दहशत है। दहशत है? बाहर जाने से डर लगता है? कई का आदमी ऐसा बोल रहा है। जी मीडिया से बात करते करते कई हिंदू रो पड़े। उन्होंने आप बीती बताई कि सड़कों पर चलते फिरते जमात के लोग धमकाते हैं कि चंदन नहीं लगाना है, धार्मिक माला नहीं पहननी है। महिलाएं डरी हुई हैं कि उनकी बेटियां अब बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं। साधना, आप कुछ बता रही थी कि तिलक लगाने में डर लगता है। जी। क्या? मैं सिंदूर नहीं पड़ना देंगे, तिलक नहीं पड़ना देंगे, माला नहीं पड़ना देंगे, साकार सिंदूर नहीं देंगे, ये कुछ नहीं पड़ते हैं। ये कौन कहता है? यहाँ लोग बोलते हैं। दुख होता है कि हिंदू होकर तिलक और माला पहनने में से रोका जा रहा है बांग्लादेश में। ओके जी। जिन मंदिरों में सुरक्षा नहीं है वहां जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के पास रमन्ना काली मंदिर में सन्नाटा पसरा है। हर एक मंदिर की तस्वीर जहां सुरक्षा का साया, वहां उत्सव मनाया जा रहा है। जहां हिंदुस्तान ने जिस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराया वहां सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। हिंदू कह रहे हैं कैसे मनाया जन्माष्टमी, राह में बहुत अड़चन है बांग्लादेश में। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका, रमना देवी टेम्पल। और अब आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का पहला हिंसक ट्रेलर आ चुका है। जी हां, पिछले दिनों से हमने आपको बताया है कि वहां की नई सरकार के लिए खतरे की घंटी लगातार बज रही है और तेजी से इसके संकेत अब सड़क से भी मिलने लगे हैं। जिस इलाके में बैठकर यूनुस इस समय बांग्लादेश को चला रहे हैं, उस इलाके में वो भी सचिवालय के पास कल रात हिंसा हो गई। वहां की पैरामिलिट्री फोर्स और अंसार, इस भीड़ में कुछ लोग एक दो के ग्रुप में बंटकर पत्थर फेंक रहे हैं। ये कौन लोग हैं? एक जैसा पोशाक है और एक जैसा एक्शन, लेकिन पत्थरबाजी जिन पर हो रही है वो कौन है? जिस सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है ये कोई आम सड़क नहीं, ढाका के सचिवालय की सड़क है। मोबाइल फोन से शूट किए गए वीडियो के अगले हिस्से को देखने से पहले आपको पहले के 2 सवालों के जवाब दे देते हैं। पत्थर फेंकने वाले ये लोग अंसार वाले हैं और जिन पर पत्थरबाजी हो रही है वो छात्र हैं, यूनुस समर्थक छात्र। यही लोग यानी अंसार ग्रुप के मेंबर लाठी बांस लेकर दौड़ते हुए दिख रहे हैं और पूरे वीडियो के बैकग्राउंड में बांग्ला कमेंट्री चल रही है। सचिवालय के पास की सड़क पर छात्र और अंसार के बीच रात 9:30 बजे हुई आर पार की इस लड़ाई में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में बड़ी संख्या छात्रों की है। हालांकि डंडे पत्थर दोनों तरफ से चले। अब समझिए कि ये लड़ाई हुई क्यों। नौकरी परमानेंट हो, इस मांग को लेकर बांग्लादेश की पैरा मिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप के सदस्य 2-3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। रविवार को इसी ग्रुप के कुछ लोग सचिवालय आधम के सचिवालय का गेट बंद कर दिया। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में मिनिस्टर नाहिद इस्लाम और छात्र संगठन के कुछ पदाधिकारी भी सचिवालय में थे। गेट बंद होने की वजह से वो लोग चाहकर भी वहां से निकल नहीं पाए। देखते ही देखते बात छात्रों तक फैल गई और रात होते होते सैकड़ों छात्र सचिवालय के बाहर जमा हो गए। यहीं से दोनों पक्षों की लड़ाई छिड़ी, डंडे पत्थर चले। बाद में पुलिस के साथ साथ सेना को उतारना पड़ा, तब जाकर कहीं हालात नियंत्रण में आए। जब शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर छात्र आंदोलन कर रहे थे उस वक्त भी कई मौकों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब सेना और छात्रों के बीच जगह जगह हिंसक झड़प हो रही थी। जहां तक नई लड़ाई का सवाल है तो यूनुस के समर्थक छात्र अंसार ग्रुप को शेख हसीना का एजेंट बता रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के महासचिव फखरुल इस्लाम का आरोप है कि शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश में हिंसा की साजिश रच रही हैं। यानी सचिवालय के सामने हुई हिंसा के लिए हसीना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में फिलहाल आंदोलनकारी छात्रों का ग्रुप हावी है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अब यहीं से पैदा हुआ आतंकवाद उसे ही भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से बलूचों पर अत्याचार करता आ रहा है उसे भी अब इसकी आंच झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान में ऐसी ही बलूच लिबरेशन फ्रंट ने आत्मघाती हमला बोलते हुए करीब 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, बीएलए ने साफ कर दिया है
कि वो किसी भी हाल में उनकी जमीन पर पाकिस्तान और चीन की चालबाजी नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दावा करता आया है कि वो आजाद बलूचिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं। आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज दर्द से कराह रहा है। पाकिस्तान में जलती हुई ये गाड़ियां, ये चारों ओर उठता धुआं बता रहा है कि जिस आतंकवाद की आग वो भड़काता रहता है, आज खुद उसे दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है, लोग बदहवास हैं, सब कुछ भस्म होता दिख रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पाकिस्तानी बसों और ट्रकों को धमाके से उड़ा दिया गया। यहाँ 2 आत्मघाती दस्ते भी घात लगाए इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने भीषण हमला बोल दिया। अपने नेता नवाब बुख्ती की बरसी पर बलूच विद्रोही ने कम से कम 23 पाकिस्तानियों को ट्रकों और बसों से उतारकर ढूंढ डाला। जानकारी के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद लोगों ने पहले गाड़ियों को रोका और फिर पहचान पत्र देखने के बाद पाकिस्तान के पंजाबी मूल के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कईयों को बंधक भी बना लिया गया है। ये घटना बलूचिस्तान के मुसाखेल जिले में हुई है। हथियारबंद लोगों ने राराशम इलाके में एक अंतर प्रांतीय राजमार्ग पर पहले रोक लगाई और फिर बसों से यात्रियों को नीचे उतार दिया। बीएलए के इस हमले को पाकिस्तान से नफरत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वास्तव में उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका बदला लिया है। 2006 में अगर आपको याद होगा तो उनका जो बलूचिस का सबसे बड़ा लीडर था नवाब अख्तर बुख्ती, उसको जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार गिराया था और तब से ये जो बलूचिस हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, सीपैक के खिलाफ हैं। खबरों के मुताबिक नागरिकों के कपड़े पहनकर जा रहे पाकिस्तानी आर्मी पर यह हमला बोला गया। हमले के दौरान करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने पिछले 24 घंटे में जितने भी बलूचिस्तान में हाईवेज हैं सबको ब्लॉक कर लिया है, सबके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है और किसी प्रकार की कोई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को होने नहीं दे रहे। ये बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह है बलूचिस का, एंड वेरी राइटली सो। पाकिस्तान की पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची, वो खुद ये सब देखकर हैरान रह गई। बस में जो लोग थे उनको मारा गया, एक टारगेटेड किलिंग हुई और कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़ये हो चुके हैं और ये देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान ऐसे इंसिडेंसेस को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आए दिन ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं और पाकिस्तानी स्टेट नाकामयाब हो पा रही है इन इंसिडेंसेस को रोकने के लिए। दूसरी ओर बीएलए के प्रवक्ता जायद बलूच ने एक बयान जारी किया है। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने बेला मिलिट्री कैंप के एंट्री गेट और पास की सुरक्षा चौकियों पर विस्फोटकों से लदे 2 वाहनों पर हमला बोला। यह ऑपरेशन हिरौफ के तहत किया गया है, जिसमें 62 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया गया है। बताया ये भी गया है कि ऑपरेशन हिरौफ पूरे बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है। बीएलए ने कहा है कि मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी आम नागरिकों के कपड़ों में बस में यात्रा कर रहे थे, इसी वजह से उनकी पहचान देखकर हमला किया गया। आपको बता दें कि इस तरह का ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल 2024 में नौशकी के पास एक बस से 9 यात्रियों को उतारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि 2019 में ग्वादर जिले के और मारा के करीब हमलावरों ने एक बस को रोककर 14 लोगों को मार डाला। इसमें पाकिस्तानी वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान शामिल थे। आपको बता दें कि बीएलए पाकिस्तान और चीन की नजदीकियों से बेहद खफा है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर यहाँ संसाधनों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन न तो इससे बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा हो रहा है और न ही कोई उनकी आवाज सुन रहा है। जाहिर है बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन की चालबाजी से परेशान हैं। सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान के चंगुल से छुटकारा लेने की एक छटपटाहट तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। जन्माष्टमी से ठीक पहले भीलवाड़ा में तनाव फैल गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मंदिर के बाहर जिस तरह से माहौल खराब होता दिखा, उसके बाद हिंदू समाज न्याय की मांग करने सड़कों पर उतर आया। गाय की कटी पूंछ को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया और आरोपी को पकड़कर सजा दिलाने की मांग भी जोर पकड़ा। नदी की धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाई, गौ माता को तो पीड़ा दी जो दी है। जिस तरह ये बांग्लादेश की घटना के बाद ये असामाजिक तत्व जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, उन समाज को प्रतिबंध कर और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। यहाँ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रदर्शन उग्र हो चला है।
हालात बेकाबू हैं। परशुराम सर्किल पर प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ लोग पत्थर हाथों में उठाए पुलिस की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार 2 दिन से पूरे इलाके में तनाव है। क्योंकि मंदिर की चौखट पर गाय की कटी हुई पूंछ मिली है। गाय दर्द से करा रही है। इसके बाद पूरे भीलवाड़ा का माहौल ही खराब हो गया और यहाँ अजमेर चौराहे पर जमकर तोड़फोड़ होना शुरू हो गई। हुड़दंगियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। भीलवाड़ा के गांधी सागर तालाब के पास हनुमान मंदिर के परिसर में गाय की कटी पूंछ मिलने के बाद ये माहौल बिगड़ा था। आरोप है कि इस तरह की हरकत जानबूझकर की गई। हम सारे गोरक्षक सारे इतनी संख्या में भारी भीड़ में कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर वहाँ धरना देंगे। ये हमारा लास्ट अल्टीमेट हिंदू संगठन पूरा साथ में रहेगा। हिंदूवादी संगठन के लोग पूरी तरह से गुस्से में हैं। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आपको अभी शांति बनाए रखना है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। बैलेंस को करेंगे और उनको कठोर दंड दिलाएंगे। उनको डिटेन होने के बाद उनके घर पे जो भी अपन चाहते हैं वो कार्रवाई करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पूरे दल बल के साथ पहुंची थी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। दूसरी ओर आज भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ता देख अब भीलवाड़ा में चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। माहौल शांत कराने के लिए पुलिस अब हाथों में डंडे लिए सड़कों गलियों से निकल रही है। हिंदू संगठनों की साफ तौर पर इस पूरे मामले में मांग है कि आरोपी जो भी हैं उनके खिलाफ यूपी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। उसके साथ ही हिंदू संगठन फिलहाल जो है कलेक्ट्रेट चौराहे पर डटे हुए हैं। वहीं हुड़दंग मचा रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस प्रशासन संत समाज से हालात संभालने को कह रहा है। दूसरी ओर तनाव को देखते हुए लोगों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगालने से लेकर हर तरह के सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने भी ये निंदनीय कार्य किया है उनको पुलिस जल्दी पकड़ के और जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी और सभी लोग आज जन्माष्टमी के पर्व पर सौहार्द बनाए रखें। भीलवाड़ा में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। हालांकि इस मामले में कई लोगों को पुलिस ने अब हिरासत में लिया है। भीलवाड़ा से दिलशाद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद इन दिनों धार्मिक वजहों से विवादों में है। कभी यहां पर स्कूल में धर्मांतरण के खेल का खुलासा होता है तो कभी मस्जिद के मौलाना पर धर्मांतरण का आरोप लगता है। अब तो एक रिहायशी सोसाइटी में मदरसा होने के शक में सोसाइटी के लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। रोजे का महीना नहीं, फिर भी 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम छात्र एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। इनमें कई बच्चे नाबालिग भी हैं। ये किसी मदरसे का दृश्य नहीं है बल्कि एक सोसाइटी का फ्लैट है। बड़ी संख्या में फ्लैट में मुस्लिम छात्रों के इकट्ठा होने पर सोसाइटी में हंगामा मच गया। घटना गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के चित्रावन सोसाइटी की है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि फ्लैट में मदरसा चलाया जा रहा था और छात्रों को यहां दीनी तालीम दी जा रही थी। सोसाइटी में हंगामा उस वक्त हुआ जब पड़ोसियों को फ्लैट से तेज आवाज में कुरान की आयतें सुनाई दी। सोसाइटी के लोग इकट्ठा होकर फ्लैट पर पहुंच गए और देखा कि कई मुस्लिम छात्र इकट्ठा होकर नाश्ता कर रहे हैं। कुरान का पाठ करके लौट रहे लोगों का सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने मारपीट कर दी, जिसके बाद सोसाइटी में पुलिस बुलानी पड़ी। कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि एक महिला ने अपनी बीमार बेटी के लिए कुरान का पाठ कराने के लिए लोगों को बुलाया था, इसलिए 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम छात्र इकट्ठा हुए थे। गाजियाबाद में पिछले कुछ वक्त से धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है। पिछले दिनों एक स्कूल टीचर पर धर्मांतरण का आरोप लगा तो उससे पहले मस्जिद के मौलाना पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। धर्मांतरण की आशंका से डरे चित्रावन सोसाइटी के लोगों ने भी फ्लैट में गतिविधियों को संदिग्ध समझा और जिसके कारण विवाद बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अभी से ही विक्टिम कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर के लोगों को बाबा के बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं वो, और जबकि बीजेपी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर आज जमकर सियासी उठापटक भी देखने को मिली। कांग्रेस एनसी ने पूरे दिन मंथन करके आखिरकार सीटों का बंटवारा कर लिया है। कैसे कश्मीर में सियासत के दांव पेच चले जा रहे हैं, यह आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट बताएगी। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला क्यों बाबा के बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं? क्यों मुसलमानों को ऐसे डरा रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद उनकी हार हो गई तो कश्मीर में उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर दौड़ दौड़ कर कार्रवाई करेगा? कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और कश्मीर की जनता को नया नया डर दिखा रहे हैं। बाकी मुल्क में देखिए ना लोगों का हाल, खासकर मुसलमानों का, किस तरह उन्हें बुलडोजर के जरिए, हुकूमत के कानूनों के जरिए, हुकूमत के ऑर्डरों के जरिए तंग किया जाता है। आपको बता दें कि देश ही नहीं दुनिया भर में बाबा का बुलडोजर यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं मशहूर है। बाबा के बुलडोजर से अच्छे अपराधी काम जाते हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। वैसे उमर अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों को ऐसे डरा रहे हैं जैसे वहां चुनाव के बाद उनकी सत्ता नहीं आई तो कुछ बड़ा हो जाएगा। अगर इस इम्तिहान में हम पीछे रह गए, जो हमने 5 साल में भुगता उससे कई गुना ज्यादा जम्मू कश्मीर को मुश्किल और मुश्किलात का सामना करना होगा। हालांकि कश्मीर की जनता चुनाव के बाद ऐसी सरकार चाहती है जो कानून व्यवस्था का 100% पालन करवाए। सरकार किसी की भी बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे लिए तो बेहतर है कि इलेक्शन का जहाँ पर स्टार्ट प्रोसेस हुआ है ये अच्छी बात है। तनाज़ा ये भी है कि कौन सी पार्टी किसकी है कुछ समझ नहीं आता, और अलायंस वहाँ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं, अगर वो जीता है कोई, तो वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बने। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जो अभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है उनके जो इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, उनका मजाक किया जाता है। इस बीच आज भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ। 2.5 घंटे तक करीबन यहाँ बैठक होती रही, और हालांकि बैठक होने के बाद भी जो है कोई फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल पेच जो अड़ा है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। जबकि कश्मीर में बीजेपी दफ्तर में दिन भर हंगामेदार माहौल बना रहा। हंगामे की वजह चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट थी। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनके समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को घेर लिया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को यहाँ हालात संभालने आना पड़ा। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि श्यामलाल शर्मा का नाम वापस नहीं लिया जाता तो जम्मू नॉर्थ के सभी भाजपा कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। मजबूरी में बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट वापस ले ली और फिर 15 उम्मीदवारों की संशोधित लिस्ट जारी कर दी, जिसमें शगुन परिहार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया। पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे, और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज फिर बैठक हुई है। साफ है कश्मीर की फिजा में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, आपको बता दूं कि
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई दौर की मुलाकातों के बाद आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी होगी। सीपीआईएम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और पैंथर्स पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, साल 2024 में योगी आदित्यनाथ का यह सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है। इस बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक हलचल मचा दी है। क्या है यह मैसेज और योगी को आखिर ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देकर के भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए अलार्म बजाया है। इसके पीछे की वजहों को आज हम डिकोड कर रहे हैं। इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले योगी के इस बयान पर किसने क्या कहा यह जान लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी खुद ही बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि योगी पीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। बांटेंगे तो कटेंगे, बांटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जन्माष्टमी के दिन योगी ने क्यों कहा बटेंगे तो कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे। मौका था वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण का। इसी मंच से उन्होंने बांग्लादेश के हालात दिखाए और नया नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की है, हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है, लेकिन आज का तेवर पहले से अलग था। आज का लहजा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक था। अब देश में हो रही कुछ घटनाओं को याद कीजिए, उसके बाद इस बयान के मायने समझिए। इसी उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है। हिंदू लड़कियों से रेप और छेड़खानी के कई मामले सामने आए हैं। जिस आगरा में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया, वहीं एक स्कूटी सवार लड़की से 2 मुस्लिम लड़के छेड़खानी करते देखे गए थे, जिन्हें बाद में जेल भेजा गया। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण और लव जिहाद पर सख्ती तो हुई है, लेकिन ऐसे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। धार्मिक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी रुकी नहीं है। कांवड़ यात्रा और यहाँ तक कि मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बरेली में एक मंदिर के सामने हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की गई थी। हिंदू परिवार पर हमला किया गया था। बाद में आरोपी बख्तावर का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर पर हमले की वारदातें हो चुकी हैं। लखनऊ में भी ऐसा मामला कुछ समय पहले सामने आया था। बांग्लादेश के हालात को दिखाकर यूपी में हिंदुओं को धमकाने के कई केस पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हो चुके हैं। योगी का बुलडोजर ऐसे मजहबी कट्टरपंथियों पर खूब चला है, लेकिन उनका मकसद फिर भी अधूरा है। आखिर योगी का मकसद क्या है? योगी खुलकर कहते हैं कि भारत को कट्टरपंथियों से खतरा है। योगी बेहिचक बोलते हैं कि हिंदुओं को मजहबी कट्टरपंथियों से खतरा है। योगी आरोप लगाते हैं कि कट्टरपंथियों का साथ देने वाले राजनीतिक दलों से भी हिंदुओं और हिंदुस्तान को खतरा है। सबके मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। योगी के मकसद में हिंदू हित भी है और दल हित भी। राजनीति के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि योगी हिंदुओं को एकजुट 2 वजहों से करना चाहते हैं। पहली वजह, ताकि कट्टरपंथी खतरे से निपटा जाए।
और दूसरी वजह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों के खिलाफ एकजुट हिंदू वोट बैंक बनाया जा सके। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता योगी के इस मकसद को भांप गए, इसीलिए बाबा के बयान पर रिएक्शन देने में देर नहीं की। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार एक सच है। देश में कट्टरपंथी खतरों से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सब देखते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में माहौल फिर से चुनावी हो चला है। यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, इसीलिए हिंदुत्व एक बार फिर ट्रेंड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। कथावाचक देवकी नंदन चाहते हैं कि अब संसद के भीतर 50 से ज्यादा ऐसे सांसद होने चाहिए जो साधु संत समाज से हों, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह धर्म भी निभाएं और अपना कर्म भी करें। यानी कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए इन साधु संतों को अब सदन के भीतर माननीय का चोला डालना होगा ताकि देश और विकास करे। अब इस पर बहस भी शुरू हो गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बयान चर्चा का विषय बन गए हैं। ठाकुर देवकीनंदन चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि देश के संसद में एक दो नहीं बल्कि 50-55 साधु संत सदन में जाएं। देवकीनंदन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए बड़ी बात कर रहे हैं। 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो। एक बाबा बैठा ले, हमने एक बाबा बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में का चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। कथावाचक बाबा के बुलडोजर से भी प्रभावित हैं। उनका पूरा जोर मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर है। जब कोई ज्यादा उधम कर तो तो बुलडोजर चल रहा है, मतलब धर्म भी और कर्म भी। तो जब धर्माचार्य जाएंगे सदन में जाएंगे तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा। कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा। वैसे संसद में कब कौन साधु संत कैसे माननीय बनकर पहुंचेंगे कुछ अभी तय नहीं, लेकिन देवकीनंदन के बयानों के बाद संसद के बाहर बहस जोरदार जरूर छिड़ गई है। ऐसा जहाँ पर धर्म और राज्य और देश संकट में है तो संतों को संसद क्या है, संसद क्या है, और भी कहीं जाना पड़े तो कोई तो जाना ही चाहिए कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जो अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करके और धर्म का चोला ओढ़कर और देश का नुकसान करते हैं, वैसे लोगों को संसद से बहुत ही दूर रखा जाए। 2024 के चुनाव में करीब 6 संत लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे, लेकिन 2 ही संत साधु सांसद बन पाए। बीजेपी से साक्षी महाराज ने अपना चुनाव जीत लिया था, जबकि चिंतामणि महाराज भी सरगुजा लोकसभा सीट से अपनी सीट जीत पाए थे। सीकर सीट से सुमेधानंद सरस्वती अपनी सीट नहीं बचा पाए, जबकि वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसी तरह फतेहपुर लोकसभा सीट से साध्वी निरंजन ज्योति भी हार गईं, जबकि गोरखपुर से अर्थी बाबा अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसी तरह नासिक से शांतिगिरी महाराज भी अपना चुनाव हार गए थे। सवाल ये भी है कि क्या देवकीनंदन खुद भी संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि देवकीनंदन के ऐसे कोई इरादे नहीं दिखते। एमपी और एमएलए मुझे कभी नहीं बनना है। ठाकुर जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेजा है। आपको याद दिला दें कि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 5 साल बचे हैं, यानी 2019 में क्या ऐसा कोई संसद का नजारा होगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या मेवात की पहाड़ी पर, क्या मेवात के जंगलों पर अलकायदा का कब्जा हो गया है?
मैं यहां आतंकी संगठन अलकायदा की ही बात कर रहा हूं और यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि दिल्ली के बेहद करीब होने के बाद भी मेवात के जंगलों में अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप कैसे चल रहा था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जिस तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग करते दिखते हैं ना, वैसा ही सीन मेवात की पहाड़ी पर अलकायदा कर रहा था। इस बड़े खुलासे पर जी न्यूज की इस बड़ी पड़ताल को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही थी वहां पर। ये मेवात की पहाड़ी है और ये पूरा इलाका राजस्थान के भिवाड़ी में पड़ता है। इस जगह से दिल्ली सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है, यानी जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां संसद भवन है, यहां से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप लगा था। आतंकवादी हथियार चलाना सीख रहे थे। जी मीडिया की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है उस जगह से। हम उस जगह को अपने दर्शकों को बार बार दिखाना चाहते हैं और देखिए कि अगर उनके मंसूबे देश के खिलाफ हैं, देश के अंदरूनी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी मीडिया की टीम आतंक के इस अड्डे पर पहुंची तो कई अहम सबूत हाथ। सबूत आतंकियों की फायरिंग रेंज। इस पहाड़ी पर थोड़ा नीचे उतरने पर आतंकियों का फायरिंग रेंज मिला। अभी मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां अलकायदा के आतंकियों ने अपने उन लोगों से सीखा जहां हमें जाना है। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। पूरा उनके आकाओं के कहने से ये फायरिंग रेंज की जगह चिन्हित की गई थी जो कि चौपानगी थाना इलाके में है। यहाँ पर इन जंगलों में आतंकियों ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहा और आप देखिए यहीं पर उनका सारा सामान मिला। ट्रेनिंग कैंप में फायरिंग रेंज के साथ कुछ ऐसे सामान भी मिले जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि संदिग्ध आतंकी वहां बेखौफ होकर रह रहे थे। सामान देखकर लगता है कि उन्होंने यहां लंबे समय तक रुकने का बंदोबस्त कर लिया था। ट्रेनिंग कैंप में संदिग्ध आतंकियों के पास पानी की बोतलें थी। इनमें से कुछ बोतलों में आधा पानी भरा हुआ था। इन प्लास्टिक बॉटल्स के साथ संदिग्धों के पास मेडिकल का सामान और बैंडेजेस भी थे जो घायल होने पर इनके काम आते। साथ ही इन्होंने अपने साथ क्लिप्स भी रखे हुए थे। इसके अलावा आतंकियों के पास खाने पीने का सामान, तंबाकू और फेक हथियार भी थे। साथ ही आतंकियों को सूट करने वाली किताबें भी मौजूद थी। आतंकियों ने मेवात के जंगलों के उस इलाके को चुना था जहां से एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल नजदीक था। जी टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट है जहां से आप सबको ये वो पहाड़ियां हैं जहां से एयरफोर्स ट्रेनिंग या इस रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर इस पहाड़ी के पीछे है। जस्ट यही आतंकियों का जगह है। जिस जगह को आतंकियों ने चुना उस जगह के पास में ही एयरफोर्स का एक बड़ा सेंटर है जिसके आसपास जाना भी गलत माना जाता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में चल रहे ट्रेनिंग सेंटर की खबर लगते ही देश की तमाम खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई। माना जा रहा है कि यहां उन संदिग्धों को कई तरह के टास्क मिले थे। इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए संदिग्ध आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और आसपास के इलाकों की रेकी का काम भी इन्हें मिला हुआ था। जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है वो अलकायदा से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। वो संदिग्ध आतंकी कितने दिनों से मेवात में थे, कौन कौन उनकी मदद कर रहे थे, उन्होंने इस जगह को क्यों चुना, इन तमाम सवालों के जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने हमारे राजस्थान पुलिस से सहयोगी मांगा था कि हमें आपका सिक्योरिटी कवर चाहिए, तो उस संदर्भ में हमने यहाँ भिवाड़ी के चौपानगी थाना क्षेत्र में उनको सिक्योरिटी कवर हमें दिया था। भिवाड़ी से अलकायदा के 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इस ठिकाने से पर्दा उठा। खतरे की बात यह है कि दिल्ली के पास इस तरह का टेरर कैंप कुछ समय से चल रहा था और देश की सुरक्षा एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्वदेश कपिल, भिवाड़ी, जी मीडिया। चलिए इसी के साथ देश हित में आज के लिए इतना ही। कल रात 8 बजे देश हित में तमाम खबरें लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।